राम किशन जी ने अपनी बेटी अनुपमा की शादी गरीब परिवार के सीधे साधे लड़के कार्तिक से कर दी थी। कार्तिक के पिता श्याम प्रसाद जी गांव के ईमानदार लेकिन गरीब किसान थे। उसकी माँ देविका बेहद संस्कारी और सहनशील महिला थी। शादी के समय राम किशन जी ने बड़ी बड़ी बातें करते हुए कहा था कि वो कार्तिक को अपने घर में बेटे की तरह रखेंगे। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही सब कुछ बदलने लगा, क्योंकि कार्तिक अब घर जवाई बनकर राम किशन जी के घर में रहने लगा था। यही बात धीरे धीरे उसके अपमान की सबसे बड़ी वजह बन गई। कार्तिक सुबह से रात तक राम किशन जी के खेतों में काम करता, घर के सारे भारी काम संभालता, गांव वालों के सामने हमेशा सिर झुकाकर चलता, लेकिन बदले में उसे कभी सम्मान नहीं मिला। राधिका जी अक्सर उसे ताने मारती। हमारी किस्मत ही खराब थी जो अपनी बेटी की शादी इस गरीब गवार से कर दी। अनुपमा भी अपनी माँ की बातों में आकर कार्तिक को नीचा दिखाने लगी थी। वो शहर की अपनी सहेलियों के सामने कार्तिक को पति नहीं बल्कि नौकर की तरह पेश करती थी। कार्तिक हर बार चुप रह जाता, क्योंकि उसे अपनी बूढ़ी माँ देविका की बातें याद थी कि रिश्ता निभाने के लिए आदमी को कई बार खुद टूटना पड़ता है। लेकिन अंदर ही अंदर उसका आत्मसम्मान हर रोज मर रहा था। उसकी साली कनिका कई बार ये सब देखती तो उसे कार्तिक पर दया आती, लेकिन वो अपने माता पिता के सामने कुछ बोल नहीं पाती थी। एक दिन गांव में अनुपमा की सहेलियां शहर से आई हुई थी। पूरे घर में तैयारियां चल रही थी। राधिका जी बार बार कार्तिक को आदेश देती जा रही थी, अरे जल्दी काम खत्म कर, मेहमानों के सामने अपनी शक्ल मत दिखा देना। कार्तिक चुपचाप ये सब सुनता रहा। शाम को जब अनुपमा की सहेलियां आई तो वे बड़ा घर और जमीन देखकर प्रभावित हो गई। तभी एक सहेली ने कार्तिक की तरफ इशारा करके पूछा, ये कौन है? अनुपमा ने हंसते हुए कहा, अरे इसे छोड़ो, ये हमारे घर का गवार घर जवाई है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लड़कियां हंसने लगी। कार्तिक के हाथ में रखा पानी का ग्लास कांप गया। उसके सीने में जैसे किसी ने आग लगा दी हो, लेकिन वो फिर भी चुप रहा। तभी राधिका जी बोली, बेटा इसे ज्यादा भाव मत दो, गरीब लोग सिर पर चढ़ जाते हैं। कार्तिक की आंखें भर आई, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाल लिया। उसी रात कार्तिक अपनी माँ देविका को याद करके आंगन में अकेले बैठा रो रहा था। तभी कनिका उसके पास आई और बोली, जीजा जी आप इतना सब कैसे सह लेते हैं? कार्तिक हल्की मुस्कान के साथ बोला, गरीब आदमी के पास सहने के अलावा और होता ही क्या है। कनिका की आंखें भर आई। उसने पहली बार महसूस किया कि कार्तिक अंदर से कितना टूटा हुआ इंसान है। उसी समय अंदर से अनुपमा की तेज आवाज आई, कार्तिक यहाँ बैठकर नाटक मत करो और जाकर बर्तन साफ करो। कार्तिक चुपचाप उठकर चला गया। कनिका बस उसे जाते हुए देखती रह गई। कुछ दिनों बाद राम किशन जी ने गांव के कई बड़े लोगों को घर पर दावत के लिए बुलाया। वहां सभी के सामने वो अपनी दौलत और शान का दिखावा कर रहे थे। अचानक एक गांव वाले ने कार्तिक की तारीफ करते हुए कहा, राम किशन जी आपका दामाद बहुत मेहनती है, पूरा खेत अकेले संभाल लेता है। ये सुनते ही राम किशन जी का चेहरा बिगड़ गया। उन्होंने सबके सामने गुस्से में कहा, मेहनती नहीं मजबूर है, अगर हम सहारा ना दें तो इसे इसके बाप के घर 2 वक्त की रोटी भी ना मिले। वहां बैठे लोग चुप हो गए। कार्तिक का सर शर्म से झुक गया। उसके दिल पर हर शब्द हथौड़े की तरह लग रहा था। लेकिन असली चोट तब लगी जब अनुपमा भी अपने पिता की बात पर हंस पड़ी। उस रात कार्तिक पहली बार अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसे अपने पिता श्याम प्रसाद जी की बातें याद आने लगी, जिन्होंने शादी के समय कहा था, बेटा गरीबी इंसान की मजबूरी हो सकती है, लेकिन कभी अपना सम्मान मत खोना। कार्तिक सारी रात सो नहीं पाया। सुबह जब वो खेत पर जाने लगा तो राधिका जी ने फिर ताना मार दिया, जल्दी जा, आखिर इसी काम के लिए तो तुझे यहाँ पर रखा है। तभी अचानक कार्तिक रुक गया। उसकी आंखों में पहली बार आंसुओं की जगह
गुस्सा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। दोपहर में गांव के कुछ लोग घर पर आए हुए थे। अनुपमा फिर कार्तिक को सबके सामने नीचा दिखाने लगी। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी औकात क्या है? तुम सिर्फ हमारे टुकड़ों पर पलने वाले घर जवाई हो। ये सुनते ही कार्तिक का सब्र टूट गया। वर्षों का दर्द उसकी आंखों में उतर आया। उसने कांपती आवाज में कहा, बस अनुपमा, बहुत सुन लिया मैंने। लेकिन अनुपमा रुकने के बजाय और अपमान करने लगी। तभी अचानक कार्तिक का हाथ उठा और अनुपमा के गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ गया। पूरा घर सन्न रह गया। राधिका जी चीख पड़ी। राम किशन जी गुस्से से कांपने लगे और कनिका डर से जड़ हो गई। कार्तिक की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कांपती आवाज में बोला, ये तमाचा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था, ये हर उस अपमान के लिए था जो तुम लोगों ने मेरी गरीबी और मेरे माँ बाप की इज्जत पर किया है। इसके बाद पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। राम किशन जी गुस्से में कार्तिक की तरफ बढ़े, लेकिन पहली बार कार्तिक ने सिर झुकाने के बजाय उनकी आंखों में आंखें डालकर देखा। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन साथ ही आत्मसम्मान की आग भी थी। वहीं अनुपमा अपने गाल पर हाथ रखे खड़ी थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपने पति को कितना अपमानित किया है, लेकिन उस समय किसी के पास शब्द नहीं थे। पूरा परिवार टूटने की कगार पर खड़ा था। कार्तिक के हाथ से पड़ा वो तमाचा केवल अनुपमा के गाल पर नहीं पड़ा था, बल्कि उस घर के घमंड, अपमान और झूठी शान पर पड़ा था, जो वर्षों से एक गरीब घर जवाई की आत्मा को कुचल रही थी। पूरे आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। राम किशन जी की आंखों में गुस्सा खौल रहा था। राधिका जी का चेहरा अपमान से लाल था और अनुपमा अभी भी अपने गाल पर हाथ रखे अविश्वास में खड़ी थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि हमेशा चुप रहने वाला कार्तिक एक दिन इस तरह फट पड़ेगा। कार्तिक की सांसें तेज चल रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो कांपती आवाज में बोला, मैं गरीब हूँ, लेकिन इंसान हूँ, खिलौना नहीं, जिसे जब चाहो सबके सामने अपमानित कर दो। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि कुछ पल के लिए वहां खड़े सभी लोग चुप हो गए। लेकिन अगले ही पल राम किशन जी गुस्से में गरज पड़े, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी बेटी पर हाथ उठाया। उन्होंने पास पड़ी लाठी उठा ली और कार्तिक की तरफ बढ़े। तभी कनिका बीच में आ गई और रोते हुए बोली, पापा बस कीजिए, गलती सिर्फ जीजा जी की नहीं है। ये सुनकर राधिका जी आग बबूला हो गई। उसने कनिका को जोर से डांटते हुए कहा, तू भी अब इस गवार का पक्ष लेगी। कनिका डर गई, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार अपने माता पिता के लिए सवाल दिखाई दे रहे थे। उधर कार्तिक चुपचाप खड़ा रहा। उसने ना कोई सफाई दी और ना ही किसी से बहस की। शायद वो अब पूरी तरह थक चुका था। अनुपमा का गुस्सा भी धीरे धीरे फूट पड़ा। उसने रोते हुए कहा, तुम्हारी औकात ही क्या है कार्तिक? मेरे पिता ने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें अपने घर में रखा, और तुमने उन्हीं की बेटी पर हाथ उठा दिया। कार्तिक दर्द भरी हंसी हंस पड़ा। वो बोला, सहारा दिया था या हर रोज एहसान जताकर मेरा आत्मसम्मान छीना था? उसकी बात सुनकर अनुपमा चुप हो गई, क्योंकि कहीं न कहीं उसे भी सच्चाई दिखाई देने लगी थी। कार्तिक ने पहली बार अपने दिल का सारा दर्द बाहर निकालना शुरू किया। उसने कहा, जब जब तुम्हारी माँ ने मुझे गंवार कहा, जब जब तुम्हारे पिता ने मेरे गरीब माँ बाप का अपमान किया, जब तुमने अपनी सहेलियों के सामने मुझे नौकर बनाया, तब मैं हर रोज अंदर से मरता रहा, लेकिन मैंने कभी आवाज नहीं उठाई, क्योंकि मैं इस रिश्ते को बचाना चाहता था। इतना कहकर कार्तिक वहां से अपने कमरे में चला गया। कमरे के अंदर जाते ही उसकी नज़र अपनी माँ देविका की तस्वीर पर पड़ी, जिसे वो हमेशा अपने बैग में रखता था। तस्वीर हाथ में लेते ही वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगी। बेटा, गरीब आदमी का सबसे बड़ा गहना उसका सम्मान होता है। कार्तिक को लग रहा था कि उसने गुस्से में बहुत बड़ा पाप कर दिया है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था
कि वो अनुपमा पर हाथ उठाएगा, लेकिन वर्षों का जमा दर्द उसे एक पल में बाहर निकल आया था। उधर बाहर आंगन में राधिका लगातार अनुपमा को भड़का रही थी। ऐसे आदमी को तुरंत घर से निकाल देना चाहिए। रामकिशन भी गुस्से में बार बार यही कह रहे थे कि कार्तिक ने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। रात होते होते पूरे गांव में ये बात फैल गई कि रामकिशन के घर जवाई ने उनकी बेटी को तमाचा मार दिया। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग कार्तिक को गलत कह रहे थे, तो कुछ धीरे धीरे ये भी कहने लगे कि इतना सीधा आदमी आखिर अचानक ऐसे क्यों करेगा। उसी रात कार्तिक के पिता श्याम प्रसाद जी को भी ये खबर मिल गई। उनका दिल कांप उठा। वो पूरी रात सो नहीं पाए। देविका की आंखों से भी आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उनका बेटा कोई गलत कदम ना उठा ले। अगली सुबह कार्तिक चुपचाप अपना सामान बांधने लगा। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। तभी कनिका कमरे में आई। उसने कांपती आवाज में पूछा, जीजा जी आप कहीं जा रहे हैं? कार्तिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिस घर में इंसान की इज्जत खत्म हो जाए वहां रुकना बोझ बन जाता है। कनिका की आंखें भर आई। उसने पहली बार किसी अपने को इस तरह टूटते हुए देखा था। वो बोली, लेकिन दीदी आपसे प्यार करती हैं। कार्तिक ने दर्द भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और बोला, प्यार कभी इंसान का अपमान नहीं करता कनिका। उसी समय अनुपमा दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें सूजी हुई थी। पूरी रात वो भी सो नहीं पाई थी। उसने धीरे से कहा, अगर जाना ही था तो शादी क्यों की थी? कार्तिक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैंने शादी रिश्ता निभाने के लिए की थी, अपनी इज्जत खोने के लिए नहीं। अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके अंदर का अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने गुस्से में कहा, ठीक है चले जाओ, लेकिन याद रखना इस घर के बिना तुम कुछ नहीं हो। कार्तिक ने गहरी सांस ली और बोला, शायद गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होता, लेकिन आत्मसम्मान हो तो वो फिर भी जिंदा रह सकता है। इतना कहकर कार्तिक अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकल गया। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल में वर्षों का बोझ उतरता हुआ महसूस हो रहा था। कनिका रोती हुई उसे जाते देखती रही। अनुपमा भी दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन उसका अहंकार उसे रोकने नहीं दे रहा था। उधर राधिका जी और रामकिशन जी अभी भी गुस्से में भरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि कार्तिक ने उनका अपमान किया है, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं था कि उन्होंने वर्षों तक एक इंसान की आत्मा को कुचला था। जबकि कार्तिक गांव की सड़क पर अकेला चल रहा था, तब उसकी आंखों के सामने अपने बूढ़े माँ बाप के चेहरे घूम रहे थे। उसे डर था कि गांव वाले अब उसके माता पिता को भी ताने देंगे। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो केवल उसके रिश्तों की ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सोच बदल देगा। कार्तिक भारी कदमों से अपने गांव की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसके हाथ में छोटा सा बैग था और आंखों में ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। रास्ते भर उसे सिर्फ अपनी माँ देविका और पिता श्याम प्रसाद का चेहरा याद आ रहा था। वो सोच रहा था कि जब गांव वाले उन्हें ये बताएंगे कि उनका बेटा अपनी पत्नी को थप्पड़ मारकर ससुराल छोड़ आया है, तब उन बूढ़े माँ बाप पर क्या गुजरेगी। कार्तिक जितना अपने अपमान से नहीं टूटा था, उससे कहीं ज्यादा इस बात से डर रहा था कि उसकी वजह से उसके माँ बाप को शर्मिंदगी सहनी पड़ेगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन सड़क पर चलते हुए उसने किसी तरह खुद को संभाले रखा। उधर गांव में श्याम प्रसाद जी घर के बाहर चारपाई पर चुपचाप बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। देविका जी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। माँ का दिल पहले ही समझ चुका था कि उसका बेटा अंदर से टूट चुका है। तभी दूर से कार्तिक आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही देविका जी दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। जैसे ही कार्तिक ने अपनी माँ को देखा, वो खुद को रोक नहीं पाया और बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। देविका जी ने उसे सीने से लगा लिया। उस माँ को समझने में एक पल भी नहीं लगा कि उसका बेटा बहुत बड़ा दर्द लेकर
वापस लौटा है। श्याम प्रसाद जी भी धीरे धीरे उठकर उसके पास आए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, क्या हुआ बेटा? लेकिन कार्तिक के पास जवाब देने की ताकत नहीं थी। घर के अंदर आने के बाद काफी देर तक सन्नाटा पसरा रहा। देविका जी ने अपने हाथों से कार्तिक को खाना परोसा, लेकिन वो एक निवाला भी नहीं खा पाया। उसकी आंखों में बार बार वही दृश्य घूम रहा था, जब सबके सामने उसे गंवार, गरीब और टुकड़ों पर पलने वाला कहा गया था। आखिरकार श्याम प्रसाद जी ने फिर पूछा, बेटा सच बता, वहाँ क्या हुआ? कार्तिक ने भारी आवाज में पूरी बात बतानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे वर्षों तक उसका अपमान होता रहा, कैसे अनुपमा और उसके परिवार ने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया और कैसे आखिरकार उसका सब्र टूट गया। सारी बात सुनकर देविका जी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन सबसे ज्यादा टूटे हुए श्याम प्रसाद जी थे। वो सिर झुकाकर बैठे रहे, जैसे किसी ने उनके आत्मसम्मान को कुचल दिया हो। कुछ देर बाद श्याम प्रसाद जी धीरे से बोले, गलती तेरी नहीं है बेटा, गलती मेरी है। मैंने अपनी गरीबी की वजह से तुझे उस घर में भेज दिया जहां इंसान की कीमत पैसों से लगाई जाती है। ये कहते हुए उनकी आवाज कांप गई। कार्तिक तुरंत उनके पैरों में बैठ गया और रोते हुए बोला, ऐसा मत कहिए बाबूजी, आप लोगों ने मुझे सम्मान देना सिखाया है। लेकिन श्याम प्रसाद जी की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है। देविका ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, गरीब होना पाप नहीं होता, लेकिन किसी गरीब का अपमान करना बहुत बड़ा पाप होता है। उधर राम किशन जी के घर का माहौल भी पूरी तरह बदल चुका था। गांव वाले अब उनके घर के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि जरूर कार्तिक के साथ बहुत गलत हुआ होगा, तभी उसने ऐसा कदम उठाया। ये बातें सुनकर राम किशन जी और ज्यादा चिढ़ जाते। राधिका जी लगातार अनुपमा को भड़का रही थी कि वो कार्तिक को हमेशा के लिए छोड़ दे, लेकिन अनुपमा के अंदर अब अजीब सी बेचैनी शुरू हो चुकी थी। उसे बार बार कार्तिक की बातें याद आ रही थी। प्यार कभी इंसान का अपमान नहीं करता। वो पहली बार सोचने लगी थी कि शायद उसने सच में अपने पति को केवल गरीब समझकर कभी सम्मान नहीं दिया। उस रात अनुपमा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। कमरे में हर तरफ कार्तिक की यादें बिखरी हुई थी। उसे याद आने लगा कि कैसे कार्तिक बिना कुछ कहे उसकी हर जरूरत पूरी करता था, कैसे उसकी छोटी छोटी खुशियों के लिए खुद तकलीफ सह लेता था, लेकिन बदले में उसे हमेशा ताने और अपमान ही मिले। अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी कनिका उसके पास आई और धीरे से बोली, दीदी, जीजा जी बुरे इंसान नहीं है। अनुपमा चुप रही। कनिका ने फिर कहा, गलती उन्होंने जरूर की, लेकिन उन्हें उस हालत तक पहुंचाया किसने? ये सुनते ही अनुपमा का सिर झुक गया। शायद पहली बार उसे अपने व्यवहार पर शर्म महसूस हुई थी। अगली सुबह गांव में एक और बात आग की तरह फैल गई। लोगों को पता चल गया था कि कार्तिक अपने माता पिता के घर वापस आ गया है। कुछ लोग सहानुभूति दिखा रहे थे तो कुछ लोग ताने भी मार रहे थे। श्याम प्रसाद जी जब खेत की तरफ निकले तो कुछ लोगों ने व्यंग से कहा, अरे श्याम, तुम्हारा घर जवाई बेटा वापस आ गया। ये सुनकर श्याम प्रसाद जी का दिल कांप उठा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप आगे बढ़ गए। घर लौटते समय उनकी आंखें नम थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि गरीब आदमी की इज्जत कितनी सस्ती होती है। शाम को कार्तिक ने अपने पिता को उदास बैठे देखा तो उसका दिल टूट गया। उसने पहली बार खुद को दोषी महसूस किया। वो बोला, अगर मैं चुप रहता तो शायद आपको ये सब नहीं सुनना पड़ता। श्याम प्रसाद जी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, नहीं बेटा, इंसान सब कुछ सह सकता है, लेकिन अपने माँ बाप का अपमान नहीं। उनकी आंखों में गर्व और दर्द दोनों थे। देविका जी भी वहीं खड़ी रो रही थी। उस छोटे से गरीब घर में पैसा नहीं था, लेकिन रिश्तों में सच्चाई और अपनापन भरा हुआ था। उधर दूसरी तरफ राम किशन के घर में अहंकार की दीवारें धीरे धीरे दरकने लगी थी। अनुपमा अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसे महसूस होने लगा था कि उसने अपने पति को पति नहीं बल्कि
एक गरीब नौकर समझकर रखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कार्तिक जा चुका था और उसके जाने के बाद उस बड़े घर की चमक भी जैसे खत्म हो गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, लेकिन आने वाले दिनों में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरे परिवार को अंदर तक हिला कर रख देगी। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे, लेकिन दोनों परिवारों की जिंदगी जैसे थम गई थी। कार्तिक अपने माता पिता के साथ गांव में रह रहा था। वो फिर से खेतों में मेहनत करने लगा था, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कहीं खो चुकी थी। देविका जी हर रोज अपने बेटे को टूटते हुए देखती और भीतर ही भीतर रोती रहती। श्याम प्रसाद जी भी समझ चुके थे कि उनका बेटा बाहर से जितना शांत दिख रहा है, अंदर से उतना ही बिखर चुका है। गांव के लोग आज भी ताने मारते, लेकिन कार्तिक अब जवाब देने के बजाय चुप रहना सीख चुका था। शायद दर्द इंसान को बहुत जल्दी बड़ा बना देता है। उधर राम किशन जी के घर की हालत भी खराब होती जा रही थी। अनुपमा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसने लोगों के सामने हंसना बोलना लगभग बंद कर दिया था। वो हर वक्त खोई खोई रहती। राधिका जी अभी भी अपने घमंड में अंधी थी। वो बार बार यही कहती, अच्छा हुआ वो गवार चला गया, घर का बोझ कम हुआ। लेकिन अब राम किशन जी पहले जैसे नहीं रहते। गांव में लोग धीरे धीरे उनके खिलाफ बातें करने लगे। कई लोग कह रहे थे कि उन्होंने अपने दामाद के साथ इंसानियत नहीं दिखाई। ये बातें राम किशन जी को अंदर ही अंदर परेशान करने लगी थी, लेकिन उनका अहंकार उन्हें अपनी गलती मानने नहीं दे रहा था। एक शाम अनुपमा अपने कमरे में बैठी पुरानी तस्वीरें देख रही थी। एक तस्वीर में कार्तिक उनके लिए मेले से चूड़ियां लेकर आया था। दूसरी तस्वीर में वो उसके बीमार होने पर पूरी रात उसके पास बैठा रहा। तस्वीरों को देखते देखते अनुपमा फूट फूट कर रोने लगी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने जिस इंसान को गंवार समझा, वही उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। तभी कनिका कमरे में आई। उसने अनुपमा को रोते हुए देखा तो उसके पास बैठ गई। अनुपमा ने रोते हुए कहा, मैंने कार्तिक को कभी समझा ही नहीं कनिका। मैंने हमेशा उसे छोटा महसूस करवाया। कनिका ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, गलती समझ आ जाए तो इंसान बदल सकता है दीदी। उसी रात अचानक राम किशन जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें सीने में तेज दर्द उठा और वो जमीन पर गिर पड़े। घर में हड़कंप मच गया। राधिका और अनुपमा घबरा गई। गांव का छोटा डॉक्टर आया, लेकिन उसने तुरंत शहर के बड़े अस्पताल ले जाने को कहा। राम किशन जी को रातों रात अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत गंभीर है और तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनुपमा रोने लगी, जबकि राधिका जी पहली बार खुद को पूरी तरह असहाय महसूस कर रही थी। लेकिन असली मुसीबत तब सामने आई जब अस्पताल वालों ने ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ी रकम जमा करने को कहा। राम किशन जी के बहुत सारे पैसे जमीन के सौदों में फंसे हुए थे और इतनी जल्दी रकम इकट्ठा करना मुश्किल हो गया। राधिका जी ने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किए, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। जो लोग कभी राम किशन जी के आगे पीछे घूमते थे, वही अब बहाने बनाने लगे। अनुपमा अस्पताल के बाहर बैठी रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसी समय कनिका धीरे से बोली, अगर जीजा जी यहाँ होते तो शायद कुछ रास्ता निकाल लेते। ये सुनते ही अनुपमा की आंखें झुक गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने जिस इंसान को बेकार समझा, वही हर मुश्किल में सबसे पहले साथ खड़ा रहता था। सुबह होते होते हालत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि पैसा जमा नहीं हुए तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। अनुपमा पूरी तरह टूट चुकी थी। आखिरकार उसने कांपते हाथों से कार्तिक को फ़ोन लगाया। कई घंटियों के बाद कार्तिक ने फ़ोन उठाया। कुछ पल दोनों तरफ सिर्फ खामोशी रही। फिर अनुपमा रोते हुए बोली, कार्तिक पापा की हालत बहुत खराब है। कार्तिक कुछ सेकंड चुप रहा। उसके सामने वही राम किशन जी का चेहरा घूम गया, जिन्होंने उसे सबके सामने अपमानित किया था। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी माँ की सीख याद आई, रिश्ते नफरत से नहीं इंसानियत से निभते हैं।
कार्तिक ने बिना कुछ पूछे सिर्फ इतना कहा, मैं आता हूँ। ये सुनते ही अनुपमा फूट फूट कर रो पड़ी। उसे खुद पर शर्म आने लगी थी। कुछ घंटों बाद कार्तिक अस्पताल पहुंच गया। उसके साथ श्याम प्रसाद जी भी थे। जैसे ही अनुपमा ने कार्तिक को देखा, उसकी आंखें झुक गईं। वो चाहकर भी उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। उधर राधिका जी चुप खड़ी थी। पहली बार उसके चेहरे में घमंड गायब था। कार्तिक सीधे डॉक्टर के पास गया और सारी बात समझी। फिर उसने बिना देर किए अपनी छोटी सी जमीन को बेच दिया। डॉक्टर के सामने उसने पैसे रख दिए। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे ससुर जी को बचा लीजिए। ये सुनते ही अनुपमा और राधिका जी दोनों स्तब्ध रह गईं। जिस इंसान का उन्होंने हर दिन अपमान किया, वही आज अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर राम किशन जी की जान बचाने के लिए खड़ा था। अनुपमा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो कार्तिक के पैरों में बैठ गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो कार्तिक, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। कार्तिक की आंखें भी नम थी। उसने अनुपमा को उठाते हुए सिर्फ इतना कहा, रिश्ते गलती से नहीं टूटते, घमंड से टूटते हैं। उसी समय ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल उठी। पूरा परिवार बाहर खड़ा था, लेकिन इस बार माहौल बदल चुका था। वहां अब अमीरी गरीबी का घमंड नहीं था, सिर्फ रिश्तों के टूटने और जुड़ने का दर्द था। अस्पताल के बाहर लंबा इंतजार चल रहा था। ऑपरेशन थिएटर के सामने लगी लाल बत्ती हर गुजरते पल के साथ पूरे परिवार की धड़कनें बढ़ा रही थी। राधिका जी कुर्सी पर बैठी लगातार रो रही थी। वही राधिका जो कभी अपने दामाद को गंवार और बोझ कहती थी, आज उसी कार्तिक की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अनुपमा का हाल भी बुरा था। वो बार बार कार्तिक की तरफ देखती और फिर शर्म से अपनी नजरें झुका लेती। दूसरी तरफ कार्तिक चुपचाप दीवार से टिककर खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। चाहे राम किशन जी ने उसे कितना भी अपमानित किया हो, लेकिन कार्तिक उन्हें अपने पिता जैसा ही मानता था। श्याम प्रसाद जी के साथ देविका जी भी अस्पताल पहुंच चुकी थी। देविका ने दूर खड़ी अनुपमा को रोते देखा तो उनका माँ वाला दिल पिघल गया। वो धीरे से उसके पास गई और उसके सिर पर हाथ रख दिया। अनुपमा उसकी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। वो बार बार यही कह रही थी, माँ जी, मैंने बहुत गलत किया आपके बेटे के साथ। देविका की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी, रिश्तों में गलती हो जाती है, लेकिन इंसान अगर समय रहते बदल जाए तो भगवान भी माफ कर देता है। ये सुनकर अनुपमा और जोर से रोने लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिन गरीब लोगों को वो गंवार समझती थी, उनके दिल कितने बड़े थे। उधर कनिका दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी राहत थी। शायद उसे भरोसा होने लगा था कि ये परिवार अभी पूरी तरह टूटा नहीं है। करीब 4 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आए तो सभी घबरा कर उनके पास पहुंचे। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑपरेशन सफल रहा, अब खतरे की कोई बात नहीं है। ये सुनते ही सबकी आंखों से राहत के आंसू निकल पड़े। राधिका जी वहीं जमीन पर बैठकर भगवान को धन्यवाद कहने लगी। अनुपमा रोते हुए सीधे कार्तिक के पास गई और उसके सामने हाथ जोड़ दिए। उसने कांपती आवाज में कहा, आज अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं अपने पापा को खो देती। कार्तिक चुप रहा। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं, केवल सुकून था कि एक परिवार टूटने से बच गया। कुछ दिनों बाद राम किशन जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर लौटते समय उनका चेहरा बदला हुआ लग रहा था। बीमारी और मौत के डर ने उनके अंदर का अहंकार तोड़ दिया था। घर पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले कार्तिक को अपने पास बुलाया। पूरा परिवार वहां पर मौजूद था। राम किशन जी की आंखें नम थी। उन्होंने कांपते हुए हाथों से कार्तिक का हाथ पकड़ा और बोले, बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये सुनते ही पूरा घर स्तब्ध रह गया। गांव के जमींदार राम किशन जी पहली बार किसी के सामने इस तरह टूटे थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोले, मैंने हमेशा पैसे और रुतबे को बड़ा समझा, लेकिन असली अमीर तो तेरे संस्कार निकले। जिस बेटे को मैंने घर जवाई कहकर अपमानित किया,
वही आज मेरे लिए अपने बाप की जमीन बेचने को तैयार हो गया। कार्तिक की आंखें भी भर आईं। उसने तुरंत राम किशन जी के हाथ पकड़ लिए और बोला, पिताजी ऐसा मत कहिए, आप बड़े हैं। लेकिन राम किशन जी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, बड़ा वो नहीं होता जिसके पास पैसा हो, बड़ा वो होता है जिसके दिल में इंसानियत हो। राधिका जी भी रोती हुई कार्तिक के सामने आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मैंने तुझे हमेशा गरीब और गंवार समझा, लेकिन आज समझ आया कि असली गंवार तो हम थे, जो इंसान की कीमत पैसे से लगाते रहे। ये सुनकर देविका की आंखों में आंसू बह निकले। श्याम प्रसाद जी भी भावुक होकर अपने बेटे को देख रहे थे। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उनका बेटा सच में बहुत बड़ा इंसान बन चुका है। अनुपमा धीरे धीरे कार्तिक के पास आई। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें कभी पति का सम्मान नहीं दिया, हमेशा तुम्हें छोटा समझती रही। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? कार्तिक कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, गलती इंसान से होती है अनुपमा, लेकिन रिश्ता वही बचता है जहाँ प्यार और सम्मान दोनों हो। अनुपमा फूट फूट कर रो पड़ी। उसने पहली बार पूरे दिल से कार्तिक का हाथ थाम लिया। उस दिन के बाद राम किशन जी के घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब वहाँ ताने और अपमान नहीं थे। राधिका जी खुद कार्तिक का ध्यान रखती। अनुपमा हर छोटे बड़े फैसले में कार्तिक की राय लेने लगी। गांव के लोग भी अब कार्तिक को सम्मान की नज़र से देखने लगे थे। जो लोग कभी उसे गवार घर जवाई कहते थे, वही अब कहते, राम किशन जी सच में बहुत खुशकिस्मत हैं जिन्हें ऐसा दामाद मिला। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा समारोह रखा गया। पूरे गांव के सामने राम किशन जी ने कार्तिक का हाथ पकड़कर कहा, आज से ये मेरा घर जवाई नहीं, मेरा बेटा है। ये सुनते ही वहां तालियां गूंज उठी। श्याम प्रसाद जी और देविका जी की आंखों से गर्व के आंसू बहने लगे। कार्तिक ने झुककर अपने माता पिता और सास ससुर के पैर छुए। उसके चेहरे पर आज वर्षों बाद सच्ची मुस्कान थी। उस दिन उस परिवार ने एक बहुत बड़ी सीख पाई। गरीब इंसान की पहचान नहीं होती, बल्कि उसका व्यवहार और संस्कार उसकी असली पहचान होते हैं। रिश्ते पैसे से नहीं, सम्मान और प्यार से चलते हैं। और जिस घर में इंसानियत जिंदा हो, वहाँ टूटे रिश्ते भी फिर से जुड़ जाते हैं। कुछ समय बाद अनुपमा कार्तिक के साथ अपने ससुराल पहुंच गई। अब वो अपने सास ससुर और पति का सम्मान करती थी। उन दोनों ने खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।